हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये 11th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। आप भी जानते हैं और आपके टीचर्स वगैरह भी बताए होंगे कि ये टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके 12th लेवल के लिए, 11th के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे ध्यान से और धैर्य के साथ देखिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन एन एडियाबेटिक चेंज P and T of a diatomic gas are related by P proportional T power n where n is। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में एक द्विपरमाणु गैस के लिए P और T, P क्या है? प्रेशर है, T टेम्परेचर के मध्य संबंध P प्रोपोर्शनल T पावर n है, जहां n होता है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो होता क्या है, इसमें होता है P पावर गामा प्रोपोर्शनल P पावर गामा -1 प्रोपोर्शनल T पावर गामा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से P प्रोपोर्शनल T पावर गामा अपॉन गामा -1 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसकी तुलना इससे करिए, इसकी तुलना इससे करिए तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी गामा अपॉन गामा -1। अच्छा, द्विपरमाणु गैस डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। ठीक है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो इसमें कैसे आता है ये निकाल कर भी बताया था। तो अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो में जाकर उसे देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1.4 अपॉन 1.4 -1, 1.4 यहाँ 0.4 आया। अभी क्या करना है आपको? 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर हो गया 14 और नीचे हो गया 4, यानी 7/2। 7/2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। निम्न में से कौन सा गुण एक उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है? एंथैल्पी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट और एंट्रोपी। तो देखिए एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन एंट्रोपी SF माइनस SI इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में T होता है। अब आप जानते हो कि ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में न तो जो निकाय है उससे न तो ऊष्मा बाहर जाती है और न ही वो बाहर से ऊष्मा अंदर लेता है। यानी वो न तो हीट, जो आपका सिस्टम है, न तो हीट जो है वो सराउंडिंग को देता है, न ही सराउंडिंग से हीट लेता है। तो इससे क्या हुआ, इससे हीट डेल्टा Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा Q का मतलब हो गया हीट में चेंजिंग। बट जब लिया ही नहीं और दिया ही नहीं तो डेल्टा Q तो 0, और जब डेल्टा Q 0 हुआ तो ये वाली वैल्यू भी पूरी 0 हो गई, यानी चेंज इन एंट्रोपी इज 0, यानी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क डन व्हेन इट एक्सपैंड। एक गैस न्यूनतम कार्य करती है जब यह फैलती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं।
एडियाबेटिकली यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा, आइसोथर्मली समतापी प्रक्रम में, आइसोबेरिकली समदाबी प्रक्रम में और आइसोकोरिकली मतलब सम आयतनिक प्रक्रम में। तो पहले तो इस ऑप्शन को कट कर दीजिए, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो होता है पी डी वी या पी डेल्टा वी कर दें, आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, पी डेल्टा वी। तो आइसोकोरिकली यानी सम आयतनिक, तो उसमें तो आयतन में परिवर्तन हुआ ही नहीं। और ये वाला भी काट दीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक गैस का जो आपका मतलब प्रेशर सेम रहे और वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहे, तो ये भी संभव नहीं है। बात आती है एडियाबेटिकली और आइसोथर्मली की। देखिए, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें बाहर से हीट मिलती नहीं है। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें बाहर से हीट नहीं मिलती है। तो जब हीट ही नहीं मिलेगी, जब हीट मिलेगी ही नहीं, तो गैस एक्सपेंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से करेगा। तो इंटरनल एनर्जी तो थोड़ा ही होगा, और इस में जो है उसको बाहर से हीट दी जा रही, तो भाई ज्यादा फैलेगी। फैलने में न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, फैलने में न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। तो जिसका आयतन कम से कम बढ़ेगा उसके लिए कार्य भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो यहां पर जो है वो आपका एडियाबेटिकली प्रोसेस ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऑप्शन है हीट, वर्क, एनर्जी और मोमेंटम। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी एनर्जी। कैसे, देखिए पहले ये देख लेते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। अब जो ऊर्जा दी गई है, या इसको ऐसे लिख लें, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जो है वो हीट एनर्जी है, उष्मीय ऊर्जा। वो उष्मीय ऊर्जा अगर किसी उष्मागतिक निकाय को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दिया जाएगा तो वो दो रूपों में खर्च हुआ। एक उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराया, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किया, और दूसरे वर्क डन में। तो दोनों ही एक तरीके से एनर्जी है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ हीट एनर्जी चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के फॉर्म में। तो यहाँ जो होगा वो आपका एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आइडियल गैस हुज इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर T, P and V respectively undergoes adiabatic expansion such that final volume become 5.66 V and temperature become T by 2. The degree of freedom of molecule of gas is okay। तो देखिए भी करेंगे क्या इसको, इसके लिए जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे उसमें लगाएंगे T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। अब T पहले T था, इनिशियल टेम्परेचर T था, इनिशियल वॉल्यूम V था, और ये हो गया गामा -1। ये अब हो गया T by 2, ये हो गया 5.66 V पावर गामा -1। T से T कैंसिल हो गया, और V पावर गामा -1 जो इधर का है, उधर से जो V पावर गामा -1 आएगा उसको वो कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, इधर 2 बचा और उधर बचा 5.66 गामा -1। अब क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, log 2 इक्वल टू गामा -1 log 5.66। अब एग्जाम में या तो आपको log की वैल्यू दी रहेगी, या तो किसी और तरीके से आपको ये पता चलेगा, क्योंकि log जो है log टेबल तो दिया नहीं रहता है, तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे, वैल्यू जो भी आपको दी रहेगी, यहाँ पर जैसे 0.31
0.3010 होता है, तो 2 का तो याद है, इसका नहीं याद है, पर इसको सॉल्व करने पर गामा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.4, यानी ये डायटोमिक गैस है। अब अभी काम नहीं हुआ है, काम निकालना है हमें स्वतंत्रता की कोटि। तो स्वतंत्रता की कोटि के लिए गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/n। कल के वीडियो में ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1.4 = 1 + 2/n, यानी 2/n इक्वल टू हो गया 1 - 1.4 - 1 यानी 0.4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? n की वैल्यू देखो, n को उधर भेजेंगे तो 0.4 इधर आएगा, तो 2/0.4 यानी 20/4 दैट इज 5। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 5। ओके, क्लियर है? आप यहां से भी अगर आपको ये पता रहता, तो अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि डायटोमिक गैस जिसके लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, उसकी स्वतंत्रता की कोटि हमेशा 5 होती है। पर खैर, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको देख लीजिए, और चैनल से बराबर जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक वीडियो को आप देखते चलेंगे ना, तो फिर आपको ठीक लगेगा, क्योंकि सारी जो वीडियो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। इफ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25% and the temperature of source is 327 डिग्री सेल्सियस, the temperature of sink is। यदि किसी कार्नो इंजन की दक्षता 25% हो तथा स्रोत का ताप 327 डिग्री सेल्सियस हो, तब सिंक का ताप होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं यहां कर दे रहा हूं। ईटा इक्वल टू होता है 1 - T2/T1। ईटा होती है दक्षता, 25% दे रखी है, तो 25% दे रखी है मतलब 25/100 = 1। T2 नहीं पता, और T1 कितना है? 327। इसमें हमें 273 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तब हम पहुंचेंगे 600 पे। तो ये हो गया हमारा 600। अब देखिए क्या करना है, अगला स्टेप। इस T/600 को इधर लेके इसको उधर लेकर जाते हैं, और इसको ये कट कर देते हैं 1/4। ठीक है, तो ये हो गया T2/600 = 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, तो यहां से अब एक स्टेप और बचा हुआ है, वहां से आगे बढ़िएगा, तो T2 = हो गया 3/4 × 600 दैट इज 450 केल्विन। अब या तो अगर केल्विन में दिया रहेगा तो यहां से हो जाएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो T2 = क्या हो जाएगा? 450 - 273, और ये आ जाएगा 177। ठीक है, 177 आप इसे ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 177 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 15 ग्राम एयर इज हीटेड फॉर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम, यहां फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एडिंग 150 कैलोरी ऑफ हीट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इज। स्थिर आयतन पर 150 कैलोरी ऊष्मा देकर 15 ग्राम हवा को 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो हवा की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यहां एक की टर्म है कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन। अब W = अभी मैंने बताया था कि P ΔV होता है। स्थिर आयतन है मतलब ΔV 0, और ΔV 0 होने का मतलब है, ΔV 0 होने का मतलब है कि W भी हो गया 0। अब ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि Q = ΔU + W होता है।
ठीक है, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, तो Q की वैल्यू हो गई डेल्टा U, यानी कि टोटल जो हीट है, जो हीट गिवन है टोटल, वो सीधा सीधा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करा रहा है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करा रहा है, वर्क डन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो टोटल हीट कितना दिया गया है 150, कितने ग्राम के लिए 15 ग्राम के लिए हीट है 150 कैलोरी, 1 ग्राम के लिए क्या होगा 15 कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू हो गया 15 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है भाई, 1 ग्राम के लिए 15 कैलोरी। चूंकि टोटल जो 150 कैलोरी है वो 15 ग्राम में, 15 ग्राम हवा के लिए डिवाइड हुआ है, पर आंतरिक ऊर्जा तो कैलोरी पर ग्राम में देखनी है, यानी 1 ग्राम में कितना हुआ है, तो 1 ग्राम में 15। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर पीवी डायग्राम फॉर साइक्लिक प्रोसेस फॉर अ गैस इन विच ऑफ दीज प्रोसेस इज नॉट हीट एब्सॉर्ब बाई गैस इज। निम्न चित्रों में चक्रीय प्रक्रमों को पीवी चित्र में दर्शाया गया है, किस प्रक्रम में ऊष्मा अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं आपको, तो इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा यहां ऊपर इसको रफ करते हैं। देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए कि गैस पहले ए से बी गया, तो इस दौरान इसको कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो एरिया अंडर कर्व ए बी, ये ऊपर वाला, तो मतलब इतना काम, इतना। और जबकि माइनस कितना हुआ, जब वापस बी से ए की तरफ आने लगे तो इतना हिस्सा माइनस हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि अभी भी जो वर्क डन है वो इतना ये पॉजिटिव में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वर्क डन जो एक्सपेंशन में हुआ है तो उस चीज को हम लोग लेकर चलेंगे कि ये, अच्छा, एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि वहां पर बाय द सिस्टम होता है, निकाय के द्वारा होता है। तो यहां पर जो आपका W आ जाएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे, यहां से यहां तक गए तो इतना पूरा वर्क डन हुआ, और ये पूरा वर्क डन निगेटिव में, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और जब यहां से यहां की तरफ आ रहे तो वॉल्यूम कम तो हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम होने के दौरान एरिया कितना है उसने कवर किया है, सिर्फ इतना, ये नीचे वाला। तो अभी भी तो इतना एरिया है जो निगेटिव वाले में ही चल रहा है, यानी नेट वर्क जो होगा, नेट वर्क डन, वो निगेटिव आ रहा है। ठीक, ये भी वही फिगर है, तो इसका भी निगेटिव आएगा। दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए हो गया, ये दूसरे वाले के लिए ये भी निगेटिव हो गया। तीसरे केस को देखिए, ये ए से बी और सी, जब ये फैल रहा है तो इसने कितना एरिया कवर किया है, ध्यान समझ लीजिएगा एक बार। इसने पूरा इतना एरिया कवर किया, और जब एक कंप्रेस हो रहा है, वापस संपीड़ित हो रहा है, तब उसने कितना एरिया कवर किया, सिर्फ इतना एरिया। फैलने के दौरान वर्क डन निगेटिव होता है, तो इतना निगेटिव हुआ, तो टोटल इतना निगेटिव हुआ था, जिसमें पॉजिटिव वाला कवर किया सिर्फ ये नीचे वाला, तो अभी भी तो ये हिस्सा बचा हुआ है जो निगेटिव ही है, तो वर्क डन यहां से भी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और जब तक वर्क डन निगेटिव रहेगा तब तक वह जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन बोला है कि नहीं करना है, तो ये तीनों तो एक जैसे जो आउटपुट दे रहे हैं,
तो ये तीन के तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा, तो जब तक वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा वर्क डन नहीं होगा। इस केस को भी जरा देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए मैं इसको सीधे बना रहा हूं ना, क्योंकि 3 हम लोग सीधे समझें तो इसको भी सीधे ही समझ लेते हैं। P को ऊपर कर दिया, तो जब P को ऊपर किया तो एक ऐसे आया है जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है, और एक जो है वो इस तरह से गया है और तीसरा इस तरह से, ठीक है भाई, सॉरी इस तरह से, ऐसा। अब देखिए ये हिस्सा है जिसमें आयतन बढ़ रहा है, ये हिस्सा है जिसमें आयतन बढ़ रहा है, तो इस दौरान वर्क डन कितना हुआ, इतना, जो कि निगेटिव होगा, ठीक है, जो कि निगेटिव होगा। लेकिन जब कंप्रेस हो रहा है, वापस आयतन कम हो रहा है, तब पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा, तब पूरा वर्क डन ये हो रहा है, ये पूरा हिस्सा। तो भैया ये वाला पूरा तो ज्यादा है ना इससे, तो जब वो एक्सपेंड होता है तब वर्क डन कैसा होगा, तब वर्क डन निगेटिव होता है, और जब कंप्रेस होता है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा हिस्सा है, निगेटिव वाला कम, तो जो नेट वर्क डन आ गया यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और जब पॉजिटिव आ जाएगा तभी वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाकी हर केस में वो करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू A to B, B to C, C to A as shown in figure. If the heat supplied to the gas in this cycle is 5 joule, the work in C to A is। एक आदर्श गैस चक्रण A से B, B से C, C से A चित्रानुसार लिया जाता है। यदि 5 जूल ऊष्मा पूरे चक्रण में दिया जाता है तो C से A के दौरान कार्य होगा। अच्छा देखो, 5 जूल ऊष्मा दी गई है टोटल, तो W इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी, और ये जो 5 जूल दिया गया है ये इस टोटल वर्क के लिए काम करेगा। अब ए बी के दौरान देखिए वॉल्यूम चेंज हुआ है, प्रेशर है 10 और वॉल्यूम 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो W इक्वल टू हो जाएगा, देखो W इक्वल फार्मूला होता है P डेल्टा V, यही होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पर रखेंगे। P रख दिया 10 और डेल्टा V हो गया 2 में से 1 गया 1। अब बात करते हैं WBC की, तो WBC के दौरान जो आपका आयतन है उसमें परिवर्तन ही नहीं हुआ। देखो पहले भी वो 2 मीटर क्यूब पर था और अभी भी 2 मीटर क्यूब पर है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा V 0 और डेल्टा V 0 तो WB 0, तो WBC हो गया 0 और WCA तो निकालना ही है, तो क्यों मेहनत करने जाए। तो इधर से 5 हो गया, इधर से हो गया 10 प्लस WCA, यानी WCA इक्वल टू हो गया 5 माइनस 10 यानी -5 जूल, ठीक है, -5 जूल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। A system is taken from a given initial state to given final state along various path as shown in figure. The quantity that independent of the path is। चित्रानुसार एक निकाय प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में बहुत से रास्तों द्वारा ले जाया गया है या ले जाया जाता है, वह राशि जो पथ पर निर्भर नहीं करती। तो भैया देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है तो जो क्वांटिटी पाथ पर डिपेंड नहीं करती वो होती इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, U से या डेल्टा U से दिखाते हैं। पर समस्या ये है कि ये जो क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में डेल्टा U का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन एक जो ऑप्शन था उसमें ये लिखा हुआ था Q माइनस W। अब ऊष्मागतिकी का अगर प्रथम नियम देखा जाए तो Q इक्वल टू क्या होता है,
डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से भैया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो सकता है कि नहीं? तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि Q माइनस डब्ल्यू या तो हो जाएगा और या तो हो जाएगा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब जो आपके लिए है वो होमवर्क का क्वेश्चन है, देखिए उसको। होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर, रुद्धोष्म संपीड़न में किसी गैस का ताप, ऑप्शन है फॉल्स कम हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट नियत रहेगा, राइजेस बढ़ेगा और बिकम जीरो शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 जो है वो समाप्त हुआ। अब पार्ट 2 के साथ हम लोग जल्द ही मिलेंगे। शिकायत ये है आप लोगों से कि आप लोग तुरंत कहने लगते हैं मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड करिए, केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करिए। यार आप लोग ये सोचिए कि लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं, कोई मटेरियल नहीं है, जहां पड़े हुए हैं वहां पर सिर्फ फिजिक्स का ही है, क्योंकि वही एक चीज होती है जो अपने यूज में रहती है तो उसको रखे हुए हैं, बाकी सब चीजें जहां पर है वहां पर इस समय जा नहीं पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी मैथ्स की वीडियो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको, तो लेकिन मैं लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो मिले। तो फिलहाल ये वाली वीडियो आपको अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी क्या कर दिया करिए यार, आप लोग करते नहीं हो भाई ना, और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।